हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रदीप वर्मा, द कॉमर्स गुरु। स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्टडी जोन में। तो आज है संडे यानी 26 जुलाई 2020। तो जैसा कि आप सभी को मैंने वादा किया था अपने पिछले वीडियो में कि हर संडे आपके पसंदीदा चैनल पर होगा संडे धमाका। तो आज पेश है उसका नेक्स्ट सीरीज़ दैट इज़ कॉमर्स ब्रेन टीज़र। तो आज फिर इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड क्वेश्चंस रिलेटेड टू क्लास 11, 12 अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टडीज़, जो आपके हर एक पॉइंट ऑफ टाइम में काफ़ी यूज़फुल होने वाला है एंड खासकर उन बच्चों के लिए जो एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। बट उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आज आप पहली बार इस चैनल पर विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। Like a Hellcat. So let's have the first question. A particular firm provided the following data for a year. Current ratio is given as 2.5:1, liquid ratio 1.5:1, net working capital rupees 3 lakh. What are the current assets and current liabilities of this firm respectively? तो बताना चाहूँगा ये क्लास 12 की अकाउंटिंग रेशियो से पार्ट बी से एक क्वेश्चन है। और जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया आपको क्या निकालना है, तो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़, ठीक है, जो आपके करंट रेशियो और वर्किंग कैपिटल की मदद से निकल जाएगा। और इस प्रोसेस में आपको इसकी ज़रूरत दैट इज़ लिक्विड रेशियो की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ कैसे सॉल्व करेंगे। आप एज्यूम कर लीजिए कि आपका करंट एसेट्स है जैसे कि 2.5x, ठीक है, मतलब उस दिए गए डेटा को ही बेस बना करके आप x का फैक्टर कॉमन लेकर के एज्यूम कर लेंगे 2.5x, ठीक है। और ऐसे ही करंट लायबिलिटीज़ को आप एज्यूम कर लेंगे 1x यानी सिंपली x, ठीक है। नाउ आपको वर्किंग कैपिटल दिया गया है जिसका फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़। देखिए मैं उसी को लिख दे रहा हूँ, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू जो कि 3 लाख है, ठीक है ना। तो वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स आपका हो गया कितना 2.5x यानी करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़ कितना हो गया, तो वो हो गया x। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके x निकाल लीजिए आप। तो x की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो आप आ जाएगा डेटा 3 लाख डिवाइडेड बाय 1.5, ठीक है, जिसको सॉल्व करने पर आएगा 2 लाख। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमने x की वैल्यू फाइंड आउट की है। और अब x के मदद से हम लोग रेस्ट टू वैल्यू जो हमें निकालने को कहा गया वो भी बड़े इजीली निकाल सकते हैं। तो आपका करंट एसेट्स क्या था 2.5x और x की वैल्यू कितनी आई थी, तो आई थी 2 लाख, ठीक है। तो 2 लाख इंटू 2.5 कितना हो जाएगा 5 लाख। और ऐसे ही करंट लायबिलिटीज कितना था x मतलब वही आ जाएगा 2 लाख, ठीक है ना। तो रेस्पेक्टिवली ये अमाउंट बन रहा है 5 लाख और 2 लाख। दिस इज वे वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो आइए ऑप्शन देखते हैं, ₹3 लाख एंड ₹1,50,000, ₹5 लाख एंड ₹2 लाख, ₹2 लाख एंड 5 लाख। जैसा आप देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है, सॉरी ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है एंड ऑप्शन नंबर डी 3 लाख एंड ₹1 लाख। तो करेक्ट आंसर है 5 लाख एंड 2 लाख, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑडिट अडॉप्टेड बाय बैंकिंग कंपनी इज अ कंटिन्यूअस ऑडिट, अ पीरियडिकल ऑडिट, इंटरनल ऑडिट एंड बैलेंस शीट ऑडिट, ठीक है। ऑडिट से रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते रहते हैं और आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, तो जरूर से जरूर ऑडिट के अच्छे से प्रिपरेशन करें। तो आंसर है आपका कंटिन्यूअस ऑडिट। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द मेथड इन विच एन अमाउंट इक्वल टू द अमाउंट रिटन ऑफ एज डेप्रिशिएशन, मतलब जितना आप डेप्रिशिएशन राइट ऑफ करते हैं उसके ही इक्वल टू इज इन्वेस्टेड इन द आउटसाइड सिक्योरिटीज। फॉर एग्जाम्पल कि 1 लाख का 10% 10,000 डेप्रिशिएशन है, तो उतने ही 10,000 रुपए की वैल्यू को हम आउटसाइड द बिजनेस दैट इज की सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करेंगे इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट रिप्लेसमेंट ऑफ एन एसेट एट द एक्सपायरी ऑफ इट्स लाइफ पीरियड एंड व्हाट इट इज कॉल्ड। तो आप अगर इस तरह के सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं कि आप डेप्रिशिएशन के इक्वल अमाउंट को सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हो ताकि रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट्स हो सके आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ लाइफ, तो उसको क्या कहा जाता है? Options are annuity method, then sinking fund method, then replacement method,
एंड देन डिप्लेशन मेथड। अब आप कहोगे कि हम तो डिप्रेशिएशन के दो ही मेथड जानते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड एंड रिटन डाउन वैल्यू मेथड, इनमें से तुम कोई नहीं जानते। तो आपको अच्छे से याद होना चाहिए, आपके क्लास 11th के जो बुक है उसमें डिप्रेशिएशन के टोटल 8 मेथड्स लिखे हुए हैं, उनमें ये सारे नाम मिलेंगे आपको, ठीक है। और ग्रेजुएशन में आपको वो सारे पढ़ने भी होंगे 1 by 1 ईयर बाय ईयर। तो जितने भी मेथड्स होते हैं उनमें से ये कुछ मेथड्स के ऑप्शन है जिनमें से आपको सेलेक्ट करना है द करेक्ट वन, एंड द करेक्ट आंसर इज सिंकिंग फंड मेथड। Now, the following information is disclosed by A. Provision for doubtful debts as on April 1st, 2019, जो कि है 6000. Then bad debts written off during the year 1920, मतलब during the year है 1200. Then total debtors as on 31st March 2020, यानी closing debtors आपका है 80,000. And a provision for doubtful debts to be made at the rate 5%. ठीक है, और करना क्या है आपको, तो what is the amount to be shown ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो आप सभी जानते हो कि बैड डेट से रिलेटेड एक एडजस्टमेंट होता है हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जिसको हम बेसिकली डेबिट साइड दिखाते हैं, बट इन्होंने बोला है कि कौन सा अमाउंट है, क्या है अमाउंट जो हम क्रेडिट साइड दिखाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए क्रेडिट साइड कब आता है, जब आपके ओल्ड प्रोविजन की वैल्यू ज्यादा होती है। तो देखिए मैं बताता हूँ आपको, एक एक करके रिकॉग्नाइज करता हूँ कौन सी चीज क्या है। 6000 हमारा ओल्ड प्रोविजन है, जिस प्रोविजन का ओपनिंग डेट होता है वो ओल्ड प्रोविजन होता है, ठीक है। ये हो गया हमारा बैड डेट जो ऑलरेडी हो चुका है, ये डेटर्स है। देन ये जो प्रोविजन 5% बनाना है, ये हो गया हमारा न्यू प्रोविजन, और फर्दर बैड डेट्स क्वेश्चन में दिख नहीं रहा है, ठीक है ना। तो ये डेटा है, और फॉर्मूला होता था बैड डेट्स के लिए, तो वो ये था बैड डेट्स, ठीक है, प्लस फर्दर बैड डेट्स प्लस न्यू प्रोविजन माइनस ओल्ड प्रोविजन, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला था। और इस फॉर्मूले में अगर हम लेके चले तो हमारे पास बैड डेट्स है, प्लस फर्दर है, सॉरी नहीं है फर्दर, न्यू प्रोविजन है एंड माइनस ओल्ड भी है। अब इसको सॉल्व कर लो आप, जो आएगा, अगर पॉजिटिव आएगा तो डेबिट साइड आंसर बनेगा, नेगेटिव आए तो क्रेडिट साइड आंसर बनेगा, ठीक है ना। तो बैड डेट्स आपका दिया गया है 1200, ओके, फर्दर बैड डेट्स नहीं है, तो न्यू प्रोविजन आपका है 5%, तो 80,000 का डेटर था, डेटर्स 80,000, उसका 5% आएगा कितना, 4000, ये हो गया आपका न्यू प्रोविजन। और उसके बाद आपको करना क्या है, माइनस ओल्ड प्रोविजन, तो माइनस ओल्ड प्रोविजन था आपका 6000। अब आप इसको करते हो तो 4000 और एक 5200 माइनस से गया 6000, तो आपका नेगेटिव में आएगा 800, और नेगेटिव में आने का मतलब क्रेडिट साइड आपको जाना पड़ेगा। तो आंसर हो गया 800 क्रेडिट साइड। क्लियर, देखिए ऑप्शंस है 4800, 2400, 1200 एंड 800। तो आंसर आपका समझ में आ ही गया क्या है, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 800। नाउ मैच द फॉलोइंग है, लिस्ट 1 लिस्ट 2 को मैच कराना है, एंड ये रहा आपका लिस्ट, देखिए ध्यान से। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 4 दिए हैं और उसके लिस्ट दिए गए हैं, अब आपको पहचानने हैं किस में कौन सा मैच करता है। तो देखिए, हो सकता है आपको ऑर्डर वाइज सब ना पहचान में आ रहा हो, लेकिन जो सबसे कॉमन होते हैं उनको पहले आप पहचान लो। जैसे कि आपका AS26 है, बहुत कॉमन है, ठीक है, ये किससे रिलेटेड होता है आपका AS26, तो आपका इंटेंजिबल एसेट से रिलेटेड होता है, यानी ऑप्शन नंबर 2 से मिल रहा है। देन आप AS नंबर 6 को अगर जानते हो, पता हो आपको, तो वो आपका डेप्रिशिएशन से टैली करता है। AS नंबर 10 की बात करें तो आपके फिक्स्ड एसेट से रिलेट करता है, यानी ऑप्शन नंबर 3 से। तो बच गया है ऑप्शन डी AS20, तो डेफिनेटली वो किसको टैली करेगा, ऑप्शन नंबर 1 को, ठीक है। तो आइए देखते हैं उसका कोड्स क्या क्या दिए हैं। तो ये रहे आपके चारों कोड्स, और जो ऑप्शन हमें चाहिए हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, कि ए के लिए 4, जो कि ये रहा सामने 4 इसमें है, बी के लिए 3, तो ये रहा 3 कंटिन्यूअसली दिख रहा है, सी के लिए 2, वो भी ठीक है 2, एंड लास्ट डी के लिए 1, और वो भी मिल गया, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 4321। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 4:3। तो एक्स वाई का रेशियो दिया है 4:3, देन दे एडमिटेड अ न्यू पार्टनर जेड एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 7:4:3। द सेक्रीफाइस रेशियो बिटवीन एक्स एंड वाई विल बी। अब देखिए, सेक्रीफाइस रेशियो निकालना सबको आता है, लेकिन ट्रिक्स की बात है, ट्रिक्स मैं चाहता हूं सबको पता रहे। अब आप देखिए, आप ऐसे करना चाहोगे 4/7 माइनस 7/14, तो आपको टाइम लगेगा। मैं चाहता हूं आप बिल्कुल सिंपल करें। देखिए, आपका डेटा है ओल्ड रेशियो में 4 और 3, तो क्यों ना इसको हम ऐसा मान लेते हैं कि ये 4/3 है, ठीक है, इसको ओल्ड और इसको न्यू के बराबर लाते हैं। पहले देखिए न्यू में क्या है, 7, 4 और 3, तो न्यू का टोटल कितना आ रहा है 14, और ओल्ड का टोटल आ रहा है कितना 7। तो इस 4 को और 3 को भी हम डबल कर देंगे तो अपने आप बराबर हो जाएगा 14 के, यानी कि इसको 8 कर देते हैं, इसको 6, तो ये भी 14, वो भी 14। अब बहुत सिंपल, देखिए ओल्ड ये रहा और ये रहा, यानी x का ओल्ड 8 में 7 गया क्या आएगा 1, और y का ओल्ड 6 था, 6 में से 4 का कितना आएगा 2,
तो इनका रेशियो क्या बन गया 1:2। बिना फ्रैक्शन के सॉल्व ओरली आप कर सकते हो, ठीक है। इस ट्रिक को बताने के लिए मैंने इस क्वेश्चन को आज लिया था। सो ऑप्शंस है इक्वल, 4:3, 2:1 एंड 1:2। देख सकते हो आपका ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है। और ये ट्रिक आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके इवन क्लास 12 के बच्चों के लिए एग्जामिनेशन में टाइम बचाने के लिए काम आ सकता है, कभी भी आपको क्विक रिस्पॉन्स के लिए काम आ सकता है, यानी कहीं भी आपको ये बहुत काम आ जाएगा। तो आंसर है आपका 1:2। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमंग द फॉलोइंग विच इज नॉट एन एरर ऑफ कमीशन, जो कि आपका क्लास 11 से रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स या ट्रायल बैलेंस एंड एरर से रिलेट करता है, टाइप्स ऑफ एरर के फॉर्म में। तो आता है रॉन्ग टोटलिंग, then recording with wrong amount, then wrong posting, and the last one escape from posting, मतलब एक तरह से omission। तो आपका करेक्ट आंसर है escape from posting। और नेक्स्ट वन, span of management means, आपके क्लास 12 के बिजनेस स्टडीज से है। ऑप्शंस, a good organization should consist of 5 departments, authority of each person must be clearly defined, each subordinate should have one superior, and a manager can supervise a limited number of executives। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज अ मैनेजर कैन सुपरवाइज अ लिमिटेड नंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव्स। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन मेक्स डूइंग बिजनेस रिपोर्ट्स एवरी ईयर? ऑप्शंस आर WTO, वर्ल्ड बैंक, अंकटाड एंड IMF। तो इनमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करता है, डूइंग बिजनेस रिपोर्ट्स, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज वर्ल्ड बैंक। नाउ व्हाट डज पे आउट रेशियो मीन? पे आउट रेशियो क्या होता है? रेशियो ऑफ डेटर्स टू क्रेडिटर्स, रेशियो ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड टू प्रॉफिट रिटेन्ड, कितना प्रॉफिट बांटा कितना रिटेन किया उसका रेशियो, देन रेशियो ऑफ डिविडेंड्स पर शेयर एंड अर्निंग पर शेयर, एंड लास्ट वन रिटेन्ड अर्निंग्स। तो आपके ऑप्शंस में से राइट चॉइस है रेशियो ऑफ डिविडेंड पर शेयर एंड अर्निंग पर शेयर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नाउ ये हो गया हमारे वीडियो का हाफ पार्ट। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के वीडियो के बीच के छोटे से सेक्शन में, जिसमें कि हम कॉमर्स से रिलेटेड कोई करंट अफेयर्स का डिस्कशन करने वाले हैं। तो जैसा देख पा रहे हो आप, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किसके बीच? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स और कस्टम एंड सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट के बीच में। अब वो क्या है आइए डिटेल में जानते हैं। तो ये है CBDT एंड CBIC साइन MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन डेटा शेयरिंग, ठीक है। तो आइए बहुत सारे शॉर्ट फॉर्म भी है, साथ साथ उसका फुल फॉर्म भी समझेंगे। तो देखिए पहले क्या है, द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स दैट इज CBDT एंड सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स दैट इज CBIC signed memorandum of understanding that is MOU to exchange data with each other। इन्होंने आपस में एक MOU साइन किया है। नाउ क्या है और डिटेल देखते हैं। The agreement will help to facilitate exchange of information between the boards on regular basis। The agreement signed replaces the former agreement। आपके इस एग्रीमेंट से पहले एक दूसरा एग्रीमेंट था, उसको रिप्लेस किया गया है। साइंड बिटवीन सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स, ठीक है, जो हुआ था किसके बीच में? तो CBEC एंड CBDT, मतलब जो अब CBDT और CBIC के बीच में इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है, पहले एक ऐसा ही मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ था CBEC और CBDT के बीच में। तो उसको रिप्लेस करके अब ये MOU साइन किया गया है, ठीक है। देन द CBIC वॉज एस्टेब्लिश्ड आफ्टर GST, जो आप सभी जानते हो गुड्स एंड सर्विस टैक्स वॉज इंट्रोड्यूस। तो GST के इंट्रोडक्शन के बाद इसको एस्टेब्लिश किया गया था। नाउ बढ़ते हैं अगले डिटेल्स की तरफ। CBDT to share with MSMEs that is Ministry of Micro, Small and Medium Enterprise, ठीक है। ये फुल फॉर्म आपको याद है तो अच्छा है, काफी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आते रहते हैं। अंडर सेक्शन 138 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, CBDT will share data regarding, किस तरह का डेटा शेयरिंग होगा? Regarding sale of plant and machinery, the CBDT will soon start sharing data regarding sales, depreciation, gross turnover of MSMEs, जिसका फुल फॉर्म ऑलरेडी मैं दे चुका हूं, with the Ministry of MSMEs, ठीक है। नेक्स्ट और क्या है देखिए, this is highly important as Government of India has MSMEs in its priority list।
द MSMEs were badly affected due to COVID-19, और आप सभी अच्छे से जानते हो कोविड-19 का इम्पैक्ट हर जगह इकोनॉमी में कैसे पड़ा हुआ है. Hence गवर्नमेंट ऑफ इंडिया is now all set to boost the sector under आत्मनिर्भर भारत अभियान. ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसका कनेक्शन हमारे आत्मनिर्भर भारत अभियान से है. क्लियर हो गई बात. तो ये था आज का एक करंट अफेयर का सेक्शन. चलिए बढ़ते हैं अपने पार्ट 2 में. फिर 10 क्वेश्चन का एक सीरीज अगेन हमारे कॉमर्स साइड से. विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स डिफाइंस द स्कोप ऑफ कंपनीज एक्टिविटी. तो एक इजी वन है बट अगेन मैं कहूंगा इंपॉर्टेंट ही है. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, प्रॉस्पेक्टस एंड स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन. तो आपका आंसर है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. Then an indent house is one which serves as middleman between importer and exporter for goods of goods for getting orders, then packs and forwards the goods, then guarantees the payment for good, then performs customs formalities on behalf of the importer. तो indent house इनमें से कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए, that is serves as middleman between importer and exporter of goods for getting orders. नेक्स्ट क्वेश्चन है सोशल अकाउंटिंग मीन्स, जिसको आपने क्लास 11th में ही पढ़े थे टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग या ब्रांचेस में. तो सोशल अकाउंटिंग क्या है? ऑप्शंस हैं अकाउंटिंग फॉर सोशल बेनिफिट्स एंड सोशल कॉस्ट्स, देन अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड गवर्नमेंट कॉस्ट, देन अकाउंटिंग फॉर प्राइवेट रेवेन्यू एंड प्राइवेट कॉस्ट्स, एंड लास्ट नन ऑफ द अबव. वेरी सिंपल वन. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, अकाउंटिंग फॉर सोशल बेनिफिट एंड सोशल कॉस्ट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द गुड्स परचेज्ड आर इन ट्रांजिट. ठीक है, मतलब कि आपके गोडाउन से चल चुका है और आपके परचेजर के पास अभी पहुंचा भी नहीं है, ट्रांजिट रास्ते में है. देन द जर्नल एंट्री एट द एंड ऑफ द पीरियड विल बी. ठीक है ना, तो आपका अकाउंटिंग ईयर क्लोज हो रहा है और अभी तक ट्रांजिट में ही गुड्स है, तो उसकी एंट्री क्या बनाओगे आप? गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू सप्लायर्स अकाउंट, goods in transit account debit to purchases account, stock account debit to goods in transit account, and the last one suppliers account debit to goods in transit account. तो इसके लिए एंट्री बनती है goods in transit account debit to purchases account, क्योंकि ऑलरेडी उसको हम परचेज में काउंट कर चुके होते हैं, तो आपको परचेज रिड्यूस करना होता है और इस नाम का अकाउंट रेज करना पड़ता है. क्लियर. नेक्स्ट वन इज, आप इमेज देख सकते हो, एक आदमी दौड़ रहा है और किसके पीछे? कैरेट के पीछे, और जो कि जिसका कि क्लिप जो है उसके बैक साइड में बंधा हुआ है, यानी कि वो कितना भी दौड़ लेगा उसको पकड़ नहीं सकता है ना. तो अब ये क्या है? द टेक्निक ऑफ कैरेट एंड स्टिक इज यूज्ड इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑप्शंस रिड्यूसिंग एब्सेंटिज्म, मोटिवेशन, इफेक्टिव लीडरशिप एंड रिवॉर्डिंग वर्कर्स. देखिए, इस इमेज के मदद से आपको चीजें बड़ी आसान से समझ में आ गई होंगी कि अगर आप किसी के साथ इस तरह की सिचुएशन क्रिएट करते हो और वो दौड़ रहा है उसको पाने के चक्कर में, तो वो एक्चुअली उससे क्या हो रहा है? तो इससे डेफिनेटली उससे उसको मोटिवेशन मिल रहा है कि उसको कैरेट हासिल करना है, उसके लालच में वो दौड़ रहा है ना. तो इट इज फॉर मोटिवेशन. नेक्स्ट, द क्लियरिंग एजेंट इज अपॉइंटेड बाय द, ये आपके क्लास 11th के इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर में से है. शिपिंग कंपनी, कस्टम्स अथॉरिटी, इंपोर्टर एंड एक्सपोर्टर. ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन इज इंपोर्टर. नेक्स्ट वन, द लायबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर्स ऑफ अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी. ठीक है, पब्लिक कंपनी के शेयर होल्डर्स की लायबिलिटीज इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ, लिमिटेड तो होती है हम जानते हैं, बट टू द एक्सटेंट ऑफ पार वैल्यू ऑफ द शेयर्स, पेड अप वैल्यू ऑफ द शेयर्स, मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर, एंड द लास्ट वन इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द शेयर्स. और करेक्ट आंसर है आपका पेड अप वैल्यू ऑफ द शेयर, मतलब जितना भी उस पर आप पेड कर चुके होते हैं उस अकॉर्डिंग जो कंपनी ने मांगा होता है आप पेड कर चुके होते हैं, दैट इज कॉल्ड पेड अप अमाउंट. Next one, salvage charges is related to life insurance, marine insurance, fire insurance and none of the above. The correct answer है आपका marine insurance. And the next one, few items of profit and loss account of a companies are, किसी कंपनी के profit and loss account के कुछ items आपको दिए गए हैं. देखिए क्या क्या है. सेल्स दिया गया है 1,60,000, क्लोजिंग स्टॉक है 38,000, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस 800 है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम 4800 है, नेट प्रॉफिट 28,000 है. और क्या करना है आपको? ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालना है. ये भी आपके क्लास 12 के अकाउंटिंग रेशियो से है, जिसका फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये पहला टर्म ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स या रेवेन्यू. ठीक है, इंटू 100. इसको हम फॉर्मूला लगा के सॉल्व करते हैं. तो हमारे पास सेल्स तो है 1,60,000, बस आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है एंड देन यू विल गेट द आंसर. अब जानते हैं कैसे निकालेंगे हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट को. तो भाई ऑपरेटिंग प्रॉफिट को हम अगर ग्रॉस प्रॉफिट से निकालते हैं तो एक दूसरा फॉर्मूला होता है यहां तक पहुंचने के लिए,
लेकिन अगर आपके पास नेट प्रॉफिट हो और आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक पहुंचना है तो आपको फॉर्मूला को उल्टा करना पड़ेगा, और यहाँ कुछ ऐसा ही है। आपके पास नेट प्रॉफिट है और ये बीच में दो चीज़ें हैं, तो आपको इनको रिवर्स करना पड़ेगा। इनकम जो ऑलरेडी जुड़ चुका होता है ना, तो अब इस इनकम को हम माइनस करेंगे, और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो घट चुका होता है उसको हम प्लस करेंगे। किस में से? नेट प्रॉफिट में से। देन यू विल गेट योर ऑपरेटिंग प्रॉफिट, यानी कि 28,000 इनकम जो कि पहले से प्लस हो चुका था उसको माइनस कर देंगे 4800, और एक्सपेंस जो पहले घट चुका था उसको जोड़ देंगे 800। देन यू विल गेट ₹24,000। ये आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो गया। नाउ ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो आपका फिर क्या हो जाएगा? तो 24,000 आपका आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट, सेल्स हो गया आपका 1,60,000 इंटू 100, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ये आ जाएगा आपका 15%, ठीक है ना। तो देखिए इस ऑप्शंस क्या है, 18%, 20%, 15% एंड 57%। तो करेक्ट आंसर आप समझिएगा ऑप्शन नंबर सी है, दैट इज 15%। नाउ नेक्स्ट इज प्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट मीन्स। बहुत सिंपल वन है, क्लास 11th के सोर्सेस ऑफ फाइनेंस में से। डिविडेंड डिक्लेयर्ड बट नॉट क्लेम्ड बाय द शेयर होल्डर्स, नॉन डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड इन एनी ईयर, प्रॉफिट अर्न्ड from illegal sources and employed in the business, and retaining the earnings of business for future expansion program. So option number D करेक्ट आंसर है इसका, दैट इज रिटेनिंग द अर्निंग्स, ठीक है। तो इन दिस वे आज के हमने वीडियो में अपना टारगेट पूरा किया कि 2 पार्ट्स में 10 + 10 20 टोटल कॉमर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस किए हैं, और बीच में एक छोटा सा सेक्शन हमने कॉमर्स से रिलेटेड करंट अफेयर्स का रखा, ठीक है। तो होप सो कि आप सभी को वीडियो आज का अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा तो डेफिनेटली लाइक करिएगा इस वीडियो को, और जरूर से जरूर अपने फ्रेंड्स तक शेयर करिएगा, सो दैट कि सभी लोगों को इसका फायदा मिल सके। और आगे आने वाले समय में फिर मैं ऐसे ही वीडियो आप सभी के बीच में लाता रहूँगा, और नेक्स्ट डे से आपको उस चैनल में डेली करंट अफेयर्स के एक छोटे से वीडियो मिलते रहेंगे। तो आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दे चैनल को और बेल आइकन को, सो दैट कि आपको नोटिफिकेशन मिले मेरे आने वाले वीडियोस का। तो आप सभी नेक्स्ट वीडियोस तक अपना ध्यान रखें, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।